हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल अबाउट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर दोस्तों है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका दोस्तों ये पार्ट 1 होगा। और इसके बाद दोस्तों इसको हम काफ़ी लगभग 4-5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इसको हम अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का पार्ट 1 है। ये दोस्तों क्या है, ये आपका आज का पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कक्षा 9 रसायन, पहला चैप्टर का आपका नाम है केमिस्ट्री में हमारे आसपास के पदार्थ। आपको थंबनेल देख कर भी पता ऊपर चलता होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इस पर हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे, पदार्थ होता क्या है। इसमें दोस्तों सबसे पहला टॉपिक यही होता है, सबसे पहले आता है इस चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ। सो हम सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ होता क्या। देखिए मैंने पदार्थ का आपको सिंपल वे में डेफिनेशन बताया है, वो हर वस्तु जो अपना जगह छेकती हो और उसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। अब देखिए वो हर वस्तु जो अपना जगह छेकती हो। अब देखिए इस दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं वो सभी जगह छेकती है। आप अपने आसपास बैठे हैं तो अपने आसपास के जितने भी आपके पदार्थ होंगे, आसपास जितने भी आपके वस्तु होंगे वो सब क्या है, पदार्थ है। जैसे अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, तो आप चेयर जो है, चेयर जगह ले रही है, चेयर भी जगह ले रही है, चेयर का भी कुछ मास होगा, तो चेयर भी क्या है, पदार्थ है। दीवार से आप अगर रूम में बैठे हैं तो रूम के चारों ओर क्या दीवार है, दीवार भी क्या पदार्थ है। मतलब कुछ भी है ना चीज़, वो सब क्या है, पदार्थ ही हैं। अब ठीक है, जो जगह छेकती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, तो वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं पदार्थ के भौतिक गुण, मतलब पदार्थ में क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने सिंपल वे में अच्छे से लिखा दोस्तों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सिंपल सी बात दोस्तों, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कुर्सी बनाए तो कुर्सी छोटे छोटे लकड़ी से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो उसी के लकड़ी कणों से मिलकर कुर्सी बना होगा। ठीक है, तो वो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट आपका है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। वही दोस्तों जो पदार्थ जो बना, से लकड़ी बना, कुर्सी बना, तो उसका जो छोटे छोटे मिल के एक कुर्सी का निर्माण होता है, यानी कि छोटे छोटे मिल के कुर्सी का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार पदार्थ के कण, इसलिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इसको आप जल्दी से देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पदार्थ के कण गतिशील करते रहते हैं। मतलब पदार्थ के कण ना आपस में गति करते रहते हैं, आपस में क्या गति करते रहते हैं। और गति क्यों कर पाते हैं वो, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या दोस्तों, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर आपसे पूछ दें पदार्थ के कण गतिशील क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण आपस में गतिशील करती रहती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दूध भी एक क्या है, लिक्विड है। खैर हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूध एक क्या पदार्थ है, दूध भी एक पदार्थ है, दूध भी अपना आकार छेक रही है, तो भी क्या पदार्थ है, उसका भी कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, तो दूध के कण आपस में क्या हल्की हल्की गति करते रहते हैं। वो किसके कारण हो पाता है, गतिज ऊर्जा के कारण हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट मैंने लिया है, पदार्थ के कणों के बीच अंतराणविक बल कार्य करता है। मतलब पदार्थ के अणुओं के बीच एक आकर्षण का बल होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतराणविक बल। मतलब पदार्थ के कण ना आपस में एक दूसरे को खींचते हैं एक तरह से। जैसे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण में क्या एक वस्तु दूसरे को वस्तु को पड़ते खींच, उसी तरह यहाँ है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को आपस में पकड़ कर रखती है। क्या आपस में पकड़ कर रखती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर है। इसको आप अगर चाहें तो वीडियो रोको कॉपी में नोट भी कर सकते। ठीक है, मैंने अच्छे से लिख रखा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैंने ऐसी तरह समझा दिया कि आप कॉपी में लिख कर एक बार फिर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे किस पर चर्चा करेंगे। चलिए हाँ, अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आपका चैप्टर है, आता है डिफ्यूजन। मतलब प्रसार क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसमें दो पदार्थों कण आपस में मिल जाते हैं, प्रसार कहलाता है। मतलब दो पदार्थों कण, जैसे दो पदार्थ कोई भी ले लो आप, दूध ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, चीनी ले लो, दूध ले लो या पानी ले लो, बालू ले लो, और उनके दोनों कण जो आपस में मिलते हैं, वही मिलना दोस्तों क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बीकर से समझाऊँ आपको, ये बीकर है, ये क्या है, बीकर है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या है, वाटर फिल्ड है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक गिरा दिया, तो नमक के जो छोटे छोटे कण होंगे, जो नमक का जो छोटा छोटा कण होगा, और पानी के जो कण है इसके बीकर के अंदर, तो वो दोनों आपस में मिलेंगे, तो वही दोस्तों आपका क्या प्रसार कहलाएगा। ठीक है,
वही डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें दो पदार्थों कण आपस में मिलते हैं प्रसार कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखिए आपको, पानी के कण और नमक के कण का आपस में मिलना, या पानी नमक तो पानी चीनी ले सकते हो, पानी बालू, मतलब दो चीज़ के कण आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ा मैं इसको इरेज कर, आप सब इस कॉपी को नोट करके कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका एक नोट्स ही बन जाएगा, जब एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए हमारा जो टॉपिक आता है वो है पदार्थ की भौतिक अवस्था। क्या दोस्तों? पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था दोस्तों, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था दोस्तों 5 होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? 5 होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था 5 तरह की होती है। कौन कौन है? पहला तो ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है, और चौथा प्लाज्मा है, और 5वां दोस्तों आपका है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये 5 अवस्था दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, हालांकि हम जो आपके बुक में जो यूज होता है दोस्तों वो 3 का ही होता है, एक ठोस का होता है, एक द्रव का होता है, एक गैस का होता है। ये 3 के बारे में दोस्तों, ये प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको याद रखना है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। एक चौथा प्लाज्मा होता है और 5वां बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बारीकी समझें कि ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव पदार्थ क्या होता है, गैस पदार्थ क्या होता है। ये 3 ही, ठोस द्रव गैस ही आपके बुक में दिया गया, बस इसके बारे में, और प्लाज्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं दिया गया, बॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो हम 3 पर ही चर्चा करेंगे, ठोस द्रव गैस। तो चलिए हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं ठोस क्या होता है। तो दोस्तों हम आ गए ठोस पर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड ठोस, मैंने हर का लिख रखा है ताकि लिखने में दिक्कत ना, आपको भी समझने में आसानी हो। ठीक है, सॉलिड इंग्लिश से होता है, सॉलिड में दोस्तों ठोस होता है। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है दोस्तों? ये देखिए सॉलिड को पहचानने का तरीका है, ये सब बोल लीजिए तो सॉलिड को पहचानने का तरीका जो मैंने लिख रखा है ना, ये कठोर होते हैं, ये जो मैंने लिख रखा है, ये सब सॉलिड को यानी ठोस को पहचानने का तरीका है। सॉलिड क्या होता है? जैसे आप जो भी चीज़ कठोर हो, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ईंट वगैरह हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। बर्तन वगैरह क्या है? ये सब क्या है? ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। बांस वगैरह ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। यानी कि कुछ भी आप जिस पे बैठे हो वो भी क्या है? ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ की हम देख लेते हैं उसकी क्या क्या गुणवत्ता है, उसमें गुण है। तो सबसे पहले देखिए ठोस पदार्थ में ये काफ़ी कठोर होते हैं। तो सिंपल सी बात दोस्तों, ये कठोर होगा ही होगा, क्यों? हार्ड तो होता ही है। सॉलिड क्या दोस्तों? हार्ड होता है। अब देखिए ईंट है, तो ईंट क्या है? कठोर नहीं है। ईंट कठोर, आप उसको अगर मारोगे तो आपके हाथ में चोट है, क्योंकि वो कठोर है। ठीक है, इसलिए। उसके बाद दूसरा देखिए, इसका आकार एवं आयतन सभी जगह समान होता है। अब देखिए आकार क्या होता है? आकार मतलब उसका साइज। आकार मतलब इसका साइज से आप मनुष्य हैं तो आपका भी साइज होता है, उसका आपका भी आयतन होता है। आप भी जगह छेक सकते हैं जितना आपकी जो आपका फैलाव है। तो खैर इसका हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए ठोस की बात करें, इसका आकार एवं आयतन सभी जगह समान होता है। तो आकार जैसे अगर कोई ईंट है तो ईंट का अगर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई इतना है, तो वो किसी जगह भी ले जाओ वो उतना ही जगह छेकेगा, जितना उसका आयतन है। ठीक है, जिसका उतना आकार है। ठीक है, तो ठोस का दोस्तों आकार एवं आयतन समान होता है। अब यही बात दोस्तों आती है द्रव में। तो मैंने इसमें ठोस का ही सिर्फ चर्चा किया है, आगे द्रव भी है। आगे द्रव का मैंने लेकिन लिख नहीं रखा है। पहले आप ठोस देखिए। हाँ, इसके अणु आपस में एक दूसरे काफ़ी समीप होते हैं। मतलब कि जो ठोस होता है दोस्तों, ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होता है? क्लोजली पैक्ड, मतलब कि काफ़ी सटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी उसके दोनों ईंट के कणों के बीच में आपको स्पेस बिल्कुल भी नगण्य एक तरह से दिखाई नहीं देगा, हल्का हल्का एकदम दिखाई देगा। ठीक है, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। आगे देखिए, इनको दबाया नहीं जा सकता। मतलब कि अगर आप सॉलिड को दबाना चाहे तो नामुमकिन है। ऐसा कुछ सॉलिड हो सकता है इसको आप थोड़ा सा एकदम स्लाइटली आप दबा सकते हैं, पूरा नहीं। तो इसको हम बोलेंगे इनको नहीं दबा सकता, या आप लिख इन्हें हल्का दबा सकता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, इनके कणों के अंदर कोई गति नहीं होती। इनके कणों के अंदर दोस्तों गति क्यों नहीं होती? क्योंकि अंतराणु बल काफ़ी जो अणु होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसके अणुओं के अंदर गति ज़्यादा नहीं होती है, हल्की फल्की होती, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही कम तरल होते हैं। अब देखिए तरल क्या होता है? तरल दोस्तों आपका द्रव पदार्थ होता है।
मतलब सॉलिड जो होता है आपका आप बोल सकते हैं फिसलती नहीं है ज़्यादा, क्या फिसलती, एक तरह से बोलो फिसलती नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसका घनत्व अधिक होता है, इसका डेंसिटी दोस्तों काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉलिड के बारे में दोस्तों ये सब सॉलिड को पहचानने का तरीका आपका क्या है, सॉलिड को पहचानने का तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ सॉलिड आपको अच्छे से समझ में आए। बस दोस्तों सॉलिड मैंने पढ़ लिया। अब इधर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर क्या दोस्तों आपका है सॉलिड। देखिए सॉलिड, देखिए यहाँ सॉलिड था, फिर द्रव था, गैस था, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, द्रव है। बस कुछ नहीं, बस ठोस का अपोजिट होता है, ठोस का अपोजिट द्रव होता है, द्रव का अपोजिट गैस था। ऐसे ही आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सॉलिड में क्या था, ये काफ़ी कठोर होते हैं, तो गैस में द्रव में क्या होगा, ये उतना कठोर नहीं होता है। मतलब कि लिखिएगा आप, ये ठोस की अपेक्षा कम कठोर होता है, ऐसे आप नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ठोस की अपेक्षा कम कठोर होगा। आप द्रव, मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, यहाँ द्रव दे के, यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे द्रव दे के कॉपी में नोट करेंगे, ये द्रव पहला पॉइंट नोट करेंगे, ये द्रव की अपेक्षा कम कठोर होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर ले, ये द्रव की अपेक्षा कम कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका आकार फिक्स नहीं होता है और इसका आयतन फिक्स होता है। देखिए द्रव का आकार इसलिए फिक्स नहीं होता, देखिए क्योंकि मान चलिए मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास का दोस्तों एक गिलास है, ये एक गिलास मेरे पास है, ये मेरे पास है क्या, एक गिलास है। मान के चलिए इस गिलास में मेरे पास एक दूध, कुछ मात्रा में दूध है, क्या है, दूध क्या दोस्तों, दूध लिक्विड होता है। दूध क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव होता है। दूध क्या होता है, द्रव होता है। अब देखिए मान चलिए इसमें मेरे कुछ मात्रा में, सपोज मान लो कि 1 लीटर तो नहीं, आप 50 ग्राम मान चलो इस गिलास में दूध है, 50 ग्राम दूध है। तो अगर हम इस दूध को अगर किसी और पात्र में, मान चलो इस एक बीकर ले लो, ठीक है, एक बीकर या कुछ ले सकते, बीकर ही ले लो, इतना दूध को इसमें अगर रखोगे 50 ग्राम दूध को, तो जिस 50 ग्राम जितना जगह है तो 50 ग्राम जगह ही लेगा इसमें, लेकिन यहाँ पर इसका क्या आकार चेंज हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब ये गिलास में था 50 ग्राम दूध तो गिलास के आकार का दूध था, लेकिन जब मैंने इसको बीकर में दे दिया तो बीकर का आकार का हो गया। इसलिए दोस्तों इसका आकार दोस्तों फिक्स नहीं होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या नोट करिएगा आप, इसमें दूसरा पॉइंट नोट करिए दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट नोट करिए आप, इसका आकार फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट नोट करिए, ये द्रव की ठोस की अपेक्षा ज़्यादा तरल होते हैं, मतलब ये फिसलते हैं। अगर आप तेल भी क्या लिक्विड है, तेल आपका द्रव है ना, तो तेल क्या आपका स्लिपरी है, क्या स्लिपरी, आपको उसमें तरल ज़्यादा है, ठीक है। दूध भी क्या, आप दूध से भी फिसल सकते हैं, दूध ज़्यादा तरल है ठोस की अपेक्षा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट बता दिया मैंने। पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, द्रव ठोस की अपेक्षा कम कठोर होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता लेकिन आयतन फिक्स होता है। तीसरा मैंने बताया ये ठोस की अपेक्षा ज़्यादा तरल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट देखिए, अब लिखिए, दूसरा तो मैंने बता दिया, आप चौथा पॉइंट देख दोस्तों लिखिए। चौथा पॉइंट देखिए, इसके अणु ठोस की अपेक्षा ज़्यादा हटे रहते हैं एक दूसरे से। चौथा पॉइंट लिखिए, इसके अणु ज़्यादा आमने सामने नहीं रहते, मतलब क्या उसके इनके बीच रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऐसे लिखिए चौथा पॉइंट में। इनके अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा ज़्यादा रिक्त होता है, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा रिक्त होता है। आई थिंक चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ठीक है दोस्तों। और पांचवा पॉइंट दोस्तों आप लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या, यहाँ इनके कणों के अंदर कोई गति नहीं होती। और दोस्तों ये जो आपका द्रव है, द्रव के अंदर गति ज़्यादा होती है। जब से आप अगर द्रव के अंदर ज़्यादा गति कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, ठोस के अंदर तो गति नहीं होती है। अब पांचवा आप लिख लो, पांचवा आप लिखो दोस्तों, द्रव के अंदर ज़्यादा गति होती है। कैसे गति होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जिससे मान के चलो, मैं थोड़ा मान के चलो दोस्तों, ये एक बीकर है, ठीक। इस बीकर में पानी, इस बीकर में क्या है, पानी क्या आता है, द्रव होता है। अब मैंने इस बीकर में कुछ वेरियस कलर के यानी कि विभिन्न कलर से मैंने इंक डाल दिया। इसमें क्या, एक बूंद इंक डाल दिया। एक बूंद जिससे मैंने इंक डाला तो ये क्या हुआ, ये इसके
पूरा जो ब्लू टाइप का जो इंक था ये पानी भी ब्लू हो गया। क्यों ब्लू हो गया? क्योंकि द्रव के कण ज़्यादा गतिशील हो, जैसे मैंने इसमें डाला तो इधर पानी कण पूरा एक तरह से गतिशील हो गए, आपस में मिल गए, घुल गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि द्रव के कण बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं ठोस की अपेक्षा। तो आया समझ में दोस्तों 5वां पॉइंट। दोस्तों यहाँ से आपका द्रव भी खत्म होता है, तो द्रव भी आपने समझ लिया। अब आता है दोस्तों गैस। गैस भी जस्ट इसका उल्टा दोस्तों। गैस में क्या, ये तो बिल्कुल भी कठोर नहीं होगा। इस क्या कठोर, गैस तो कुछ कठोर होगा ही नहीं होगा, इसका तो पता दिखता भी नहीं है जल्दी ये, ठीक है। और उसके बाद ये तो हाँ, उसके बाद दोस्तों इसका आकार एवं आयतन सभी जगह समान, ये तो ठोस का था। और गैस में क्या लिखोगे आप गैस में लिखोगे दोस्तों, इसका आकार एवं आयतन कुछ भी फिक्स नहीं होता है। गैस का आकार एवं आयतन कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या पॉइंट है, इसको दबाया नहीं जा सकता। आप गैस को पूरा दबा सकते हो, गैस को आप क्या कर सकते हो, पूरा दबा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप जो LPG यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, उसमें आप जो गैस भरते हो पूरा दबा के भरते हैं, तब हमारा एक सिलेंडर 14 kg गैस भर जाता है। क्योंकि उसको गैस जो ज़्यादा इसको बोलते हैं संपीड्यता, आपने नाम सुना होगा संपीड्यता। इसको मतलब होता है दबाना, कितना आप उसको दबा सकते हो। तो हम जो LPG गैस लाते हैं गैस दुकान से, उसमें दबा के गैस भरा जाता है, तो गैस को पूरा दबा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है जो गैस होता है, इसके कण होते हैं, इससे गति होते हैं, लेकिन हट के काफ़ी, इसके जो अणु होते हैं दोस्तों काफ़ी हटे रहते हैं। इसके जो अणु होते हैं वो काफ़ी क्या रहते हैं, हटे रहते हैं। जैसे द्रव में क्या था, आप जैसे गैस देखो, गैस का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान चलो इसमें क्या था, एक पानी है, ठीक है, इसमें पानी है। और इसमें जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको जब मैंने मान चलो एक आग है, इसको गर्म किया, तो इसको जब गर्म किया मैंने, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, पता है आपको, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो पानी उबलने लगा। जब उबलने लगा तो इवेपोरेट होने लगा, पानी क्या दोस्तों, इवेपोरेट होने लगा। तो इवेपोरेट जो होने लगा ये गैस बन गया। तो गैस दोस्तों क्या होता है, गैस बन गया। देखिए गैस बन के ऐसे उड़ने लगा, तो देखिए कितने हटे हैं गैस के अणु, कितने हटे, काफ़ी हटे हैं क्या दोस्तों, काफ़ी हटे। तो गैस के अणु के बीच द्रव एवं ठोस की अपेक्षा ज़्यादा रिक्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो गैस वाला आपका टॉपिक खत्म हो गया, बस इतना ही दोस्तों था। तो आप समझ गए। तो आपका सॉलिड और ठोस, आप सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों आपका दोस्तों क्या हो, ख़त्म हो गया। ये तीनों आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, ये तीनों आपका ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो का हम आज तक यहीं पर रखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम, ये चैप्टर थोड़ा दोस्तों बड़ा है, तो थोड़े करके इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।